हेलो दोस्तों, मैं श्यामल पांडे आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। लेक्चर सीरीज की वीडियोस में मैं अपने इस चैनल पे अभी स्टार्टिंग में स्टैट्यूटरी बॉडीज से डील करूँगा, जिसमें हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पीएफआरडीए, आईआरटीआई, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स को डील करेंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ेंगे, जिसमें हम यूपीएससी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इन सारे के बारे में डील करेंगे। तो स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उसमें हम पहला टॉपिक जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से डील करेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू आया है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसी वजह से जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी मानी जाती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज को कहते हैं जो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आई होती हैं। तो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से आया है, इसीलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। और इसका ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये 12 अक्टूबर 1993 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर पीएचआरए ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। इसका मोटो जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। इसका मतलब होता है मे ऑल बी द हैप्पी। तो आप छोटी-छोटी बारीकियों को बहुत ध्यान से याद करेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके बारे में आर्टिकल 21 में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी एटसेट्रा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, ये कहीं न कहीं प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देते हैं। इसका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर है, वो फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली में है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है इस टाइम पे, वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और स्पेशली एक बात इसको ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, उनका जो जुरिसडिक्शन होता है, वो कहीं न कहीं किसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से एसोसिएटेड होता है। बस बट 2019 में अभी अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, तो उसके थ्रू जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो जुरिसडिक्शन है, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का आता है। बाकी और सारे जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनका जो जुरिसडिक्शन है, वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से एसोसिएटेड होता है। और रही बात हम टेन्योर की बात करें, तो जो चेयरपर्सन्स होते हैं, चेयरपर्सन या मेंबर होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। जैसे कि टर्म जो है, अगर उन्होंने आज जॉइन किया है और जैसे वो 66 साल के हैं, तो उनका 3 साल हो जाएगा पहले, क्योंकि 3 साल पूरा हो जाएगा तो 69 ईयर्स के होंगे, 70 नहीं क्रॉस होगा। लेकिन अगर वो उनका जैसे 68 ईयर्स पे जॉइन करते हैं और फिर जब अगर 3 साल देखें तो 71 हो जाएगा, लेकिन 71 तब नहीं रहेंगे, तो वो 2 साल तक ही रहेंगे, क्योंकि तब 70 उनका पूरा हो जाएगा। तो जब भी टेन्योर की बात आएगी, तो जो चेयरपर्सन होंगे या मेंबर होंगे, सभी हम आगे कंपोजिशन देखेंगे कि कौन-कौन से मेंबर्स होते हैं और कौन मेंबर होता है, कौन चेयरमैन होता है उसमें। तो उनका जो टेन्योर होगा 3 साल और 70 साल होगा। ये पहले जो था 2019 के अमेंडमेंट से पहले ये अलग होता था, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो और जो इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, पहले ये प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब इनको रीअपॉइंट, चाहे वो मेंबर, चाहे वो चेयरपर्सन हो, उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। नॉट एलिजिबल फॉर जॉब एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और एक बार ये अगर चेयरमैन या मेंबर बन जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो वो रीअपॉइंट तो हो सकते हैं, लेकिन वो फर्दर जो है जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट पे एलिजिबल नहीं होते हैं। रिमूवल की बात करी जाए, जो इसमें चेयरमैन और मेंबर होंगे, अगर उनको हटाना है तो उनको हटाया कैसे जा सकता है? तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। ये कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि वो एट जज इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्दर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो सर्विस के ड्यूरेशन में, अनफिट टू कंटिन्यू, या वो कंटिन्यू करने के लिए अनफिट हो गया हो, अनसाउंड हो, यानी कि पागल हो गया हो लॉ की नज़र में, सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर किसी ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट मिली हो। और दूसरा जो रिमूवल का ग्राउंड होता है, वो मिसबिहेवियर का ग्राउंड होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सेंड करता है केस को सुप्रीम कोर्ट में, जो भी इस तरीके के ग्राउंड आते हैं मिसबिहेवियर के, चाहे वो चेयरमैन से रिलेटेड हो या फिर मेंबर से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो उसको जो है प्रेसिडेंट सेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट फिर इंक्वायर करता है मैटर को, और अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, फिर चेयरमैन या मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो है प्रेसिडेंट हटाता है फिर। अगर रेजिग्नेशन की बात करी जाए, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, उनके मेंबर या चेयरमैन जो भी हैं, वो प्रेसिडेंट को, सॉरी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं, उनको अगर रिजाइन करना है, तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। सर्विस और कंडीशन की बात करी जाए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की, तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, और वो
वेरी नहीं किया जा सकता है डिसएडवांटेज के लिए। जैसे कि उनका अगर कुछ सर्विस कंडीशन है, उनको कोई फ़ायदे मिल रहे हैं, तो उसको घटाया नहीं जा सकता, केवल बढ़ाया जा सकता है। सैलरी जो होती है इनकी यूनियन गवर्नमेंट देती है। क्वालिफ़िकेशंस की बात करी जाए तो इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में दिया गया हो कि मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी या चेयरपर्सन की क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी। रही बात सबमिट रिपोर्ट की, ये किसको रिपोर्ट सबमिट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिपोर्ट सबमिट करता है। यूनियन गवर्नमेंट को तो सारी रिपोर्ट सबमिट करता है, बाकी अगर कोई मामला ऐसा है जो किसी स्टेट का है, पर्टिकुलर स्टेट का, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है रिपोर्ट सबमिट करता है। अब इतना पढ़ने के बाद हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन-कौन होता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो सकता है। 5 जो मेंबर होते हैं उसमें एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, 3 पर्सन होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे ह्यूमन राइट रिलेटेड इश्यूज़ में। तो इस तरीके से कंपोजिशन हो जाएगा, चेयरमैन और 5 मेंबर्स। अपॉइंटमेंट करने के लिए इनको ये जो चेयरमैन है या और 5 मेंबर्स हैं, तो इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। यहाँ मैंने स्टार लगा दिया है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, एक्स ऑफिशियो जो हो जाता है। तो यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का होता है। यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देंगे स्टार वाले इश्यू को। और जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं अपॉइंटमेंट करने के टाइम पे, तो वो 7 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए, तो वो 7 कौन-कौन से हैं, वो ध्यान से देख लेंगे। चेयरपर्सन होंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, चेयरपर्सन होंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, चेयरपर्सन होंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होंगे, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होंगे, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ होंगे और चीफ कमिश्नर ऑफ मैटर रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल एबिलिटीज़ को हम आप बोलते हैं, वो होंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने 3 जगह पे स्टार लगाया है, तो जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है ये 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। इसके पहले ये नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से हमने अपॉइंटमेंट देख लिया, किस तरीके अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन-कौन से मेंबर होते हैं, फिर से देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि हेड होगा, सेंट्रल होम मिनिस्टर होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, ना कि चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा होगा और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है, स्पेशली जो पोर्शन है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। यहाँ आपको दे देंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और मार्क कर देंगे। तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से फंक्शन होते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो होता है वो मैंडेट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को टू परफॉर्मेंस ऑफ फॉलोइंग फंक्शन कि वो ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो उन फंक्शंस में से जो पहला फंक्शन होगा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर फॉर दियर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कि जो ह्यूमन राइट कमीशन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन राइट को और रिकमेंड करेगा मेजर्स कि क्या-क्या मतलब मेजर्स लिए जा सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के के थ्रू जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो सके। अगला हो जाएगा proactively or reactively inquire into the violation of human rights by government of India or negligence of such violations by a public servant। तो जो किसी ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो प्रोएक्टिवली या फिर अगर कुछ हो जाता है तो रिएक्टिवली उसको इंक्वायर करेगी और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कुछ इस तरीके का नेग्लिजेंस होता है तो उसको जो है इंक्वायर करेगी। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड फील्ड में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा वो रिसर्च करेगा, रिसर्च को प्रमोट करेगा। और अगला जो पॉइंट हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होगा टू विजिट जेल्स एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। देख वो जेल्स को विजिट करेंगे और वहाँ पे क्या कंडीशंस है जो जेल में लोग रहते हैं उसके बारे में देखेंगे, उनके ह्यूमन राइट्स का मतलब उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या फिर उनको सही कंडीशन में रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, तो वो सारी कंडीशंस देखेंगे। व्यक्ति भले जेल में रहता है लेकिन जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो उसको भी मिला हुआ है, तो उनकी भी कंडीशन और उनका ह्यूमन राइट का हनन ना हो, इसकी वजह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो विजिट करते हैं जेल्स को और वहाँ की कंडीशन को देखते हैं टू स्टडी treaties and other international instrument of on human rights and make recommendation for their effective implementation। और इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं कई ट्रिटीज बनी हुई हैं और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो कि अभी हम सबसे लास्ट स्लाइड्स में अपने देखेंगे, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है काम करेगा, ऐसा इनका फंक्शन होता है। रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहेबिट्स एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। तो जो जो भी ये जो होते हैं
फैक्टर्स होंगे उनको रिव्यू करेंगे, जो कि जैसे टेररिज्म से रिलेटेड मैटर होते हैं, तो टेररिज्म जब होता है तो कहीं न कहीं काफ़ी ह्यूमन राइट्स का लोगों का उल्लंघन होता है। तो उस तरीके के मैटर्स को जो है था, ये रिव्यू किया जाएगा और रेमेडियल मेजर लिया जाएगा। Encourage the efforts of NGOs and institutions that works in the field of human rights voluntarily। जो भी एनजीओज होंगे या इस तरीके की जो भी बॉडीज होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको इनकरेज करने का काम जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेगा, जो कि एनजीओ जो ह्यूमन राइट की फील्ड में स्वेच्छा से काम कर रही हैं, तो उनको इनकरेज करने का काम जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेगा। कंसिडरिंग द नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, तो जो नेसेसिटी से रिलेटेड जो भी बातें होंगी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड, उसके लिए जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फंक्शन होगा। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फॉर फ्रॉम एनी कोर्ट और एनी ऑफिस। अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड है या फिर जिसको जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मंगवाना चाहता है, तो वो कोर्ट या किसी पर्टिकुलर ऑफिस से वहाँ से मंगवा सकता है। इंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट अवेयरनेस थ्रू मीडिया सेमिनार्स पोस्टर्स एंड अदर सच एक्टिविटी। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो होगा ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एजुकेशन जो होता है, वो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में प्रमोट करेगा और अवेयरनेस के थ्रू, चाहे वो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस हो, सेमिनार्स के थ्रू अवेयरनेस हो, पोस्टर्स के थ्रू अवेयरनेस और सच एक्टिविटीज़, इस तरीके की अदर एक्टिविटी जो है जैसे कॉलेजेस में या स्कूल्स में कराएगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लोगों में जागरूकता बढ़े। तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड मैक्सिमम जितने पोर्शंस होते हैं वो खत्म होते हैं। तो हम अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जानेंगे, जिससे हम समझ सके कंपैरेटिवली कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में डिफरेंस क्या है और क्या-क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो हम राज्य के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस होते हैं, वो भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से ही आते हैं, तो ये भी स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी होंगे। इनका जो भी टेन्योर होता है सेम ही होता है, 3 साल या 70 साल, जो भी पहले आ जाए, इनके चेयरमैन और जो मेंबर्स होंगे, और इनको भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। ये फर्दर जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, एलिजिबल नहीं होते हैं, जैसा कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और चेयरमैन्स के बारे में भी देखा था। तो ये बातें तो लगभग सेम सेम है, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और रिमूवल की बात करी जाए तो रिमूवल भी और रेजिग्नेशन भी इनका लग सेम ही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरह ही। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, उनके चेयरमैन और मेंबर को जो रिजाइन रिमूवल जो होता है उनका, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। और ग्राउंड सेम है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट होना चाहिए, फर्दर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस होना चाहिए, अनफिट टू कंटिन्यू हो या अनसाउंड हो, या सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उनको सेंटेंस किया गया हो या फिर उनको जेल में डाला गया हो। तो ये सारे ग्राउंड्स अगर पाए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट उनको नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में भी सेम था, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी जो उनके चेयरमैन और मेंबर होंगे, उनको प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है। और अगला जो रिमूवल का ग्राउंड होता है, वो मिसबिहेवियर का ग्राउंड होता है। तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड में प्रोसीजर होता है, प्रेसिडेंट जो होता है केस को जो है सेंड करता है सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो इंक्वायर करेगा मैटर को, जो भी मैटर है चेयरमैन के जो है रिमूवल को लेकर के, या मेंबर्स के उनके रिमूवल को लेकर के, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के। तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड में क्या होता है कि अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट सेंड करेगा केस सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगी, और अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, तो जो चेयरमैन या मेंबर होंगे एनएचआरसी के या फिर एसएचआरसी के, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, उनको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। रही बात रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन जो होगा वो चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर या चेयरमैन हो, या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन या मेंबर हो, दोनों का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही होता है, ना कि गवर्नर को। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सेटर जो होता है आपको फंसा सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देके पढ़ें। सर्विस कंडीशन की बात करी जाए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता था, लेकिन चूंकि ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का मुद्दा है, सर्विस कंडीशन जो होगा गवर्नर डिटरमाइन करेगा, और सेम वेरी नहीं किया जा सकता डिसएडवांटेज के लिए। जैसे सर्विस को उनको कुछ कुछ सुविधाएं मिलती हैं, वो बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई नहीं जा सकती हैं। तो सैलरी जो होती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देता था। क्वालिफिकेशन सेम है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ही इनकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन होती है। रिपोर्ट की बात करी जाए तो ये जो है रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के सबमिट करते हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में था, वो यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करती थी। अगर कोई मैटर रिलेटेड ऑफ स्टेट्स हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सबमिट करती थी, लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होंगे, वो सबमिट रिपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। फंक्शन की बात करी जाए तो मोस्टली फंक्शन सेम होंगे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हमने देखे थे, सेम फंक्शन होंगे। आप फिर से रिविजिट कर लेंगे उस स्लाइड को। और बस ये है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन चेंज हो गया है, जितना जुरिसडिक्शन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का डिफाइंड होगा, उस डिफाइंड जो है जुरिसडिक्शन में वो सारे वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे।
तो और कंपोज़िशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंपोज़िशन की बात करेंगे। जैसा कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में देखा था, वहाँ चेयरमैन और 5 मेंबर होते थे और उनकी क्वालिफ़िकेशंस हमने देखी थी, चेयरमैन कौन हो सकता है, मेंबर्स कौन-कौन से हो सकते हैं। बट यहाँ जो है न स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के केस में जो था कंपोज़िशन अलग है, चेयरमैन होगा और 2 मेंबर्स बस होते हैं। चेयरमैन यहाँ पे कौन हो सकता है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट जो है चेयरमैन हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आप कंपेयर करके आप पढ़िएगा कि जो नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन का चेयरमैन होता है वो कौन हो सकता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। तो चेयरमैन होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट और जो 2 मेंबर्स होंगे उसमें से एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होगा और एक होगा डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए इन अ स्टेट विथ 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो 2 मेंबर होंगे उसमें एक जो होगा वो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का और जो एक दूसरा बंदा होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट होगा, वो जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होगा जो मेंबर हैं और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो 7 साल एक्सपीरियंस वाला है, उस कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ये जो 2 मेंबर हैं इनको चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट है, जिस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो है इनको मेंबर बनाना है, वहाँ के स्टेट हाई कोर्ट से जो है के चीफ जस्टिस से जो है कंसल्टेशन करने के बाद ही इन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। ये नोट करने वाली बात है, तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखेंगे। अपॉइंटमेंट कमिटी की बात करी जाए यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट कमिटी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो होती है उसमें चीफ मिनिस्टर हेड होगा, स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से जो है, इसीलिए मैंने अलग-अलग कलर से हाइलाइट कर दिया है इसको। अपॉइंटमेंट कमिटी को बहुत ध्यान से देखेंगे और कंपेयर करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है अपॉइंटमेंट कमिटी से। और यहाँ ध्यान देंगे कि चूँकि जिस-जिस जगहों पे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे केवल ये 4 मेंबर होंगे। लेकिन जिन जगहों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में इस टाइम पे 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। तो उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो और लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों लोग और ऐड हो जाएँगे। तो इस टाइम पे जो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, वो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तो इन 6 स्टेट्स के जो है 2 लोग और ऐड हो जाएँगे, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। तो ये लोग जो हैं अपॉइंटमेंट कमिटी में ऐड हो जाएँगे। अ, अब रही बात इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। जैसे हम लोग हमेशा जब भी अलग-अलग वीडियोज़ में पढ़ते हैं तो हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है ह्यूमन राइट कमीशन पे जब भी आता है तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी अनिवार्य है। चाहे वो यूपीएससी लेवल पे हो या पीसीएस लेवल्स पे हो या फिर जो भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के या फिर जेएनयू के एग्ज़ाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के पोर्शन की बात करी जाए या फिर पब्लिक पॉलिसी की बात करी जाए या फिर ह्यूमन राइट रिलेटेड टॉपिक्स की बात करी जाए या पॉलिटी की बात करी जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट की बात करी जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था 1948 में, जिसमें सिविल पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स के बारे में बात करी गई है। तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएचआर 1948 कहते हैं। तो इसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ह्यूमन राइट्स कौन-कौन से सबको मिले हुए हैं, उसकी बात करी गई है। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है ह्यूमन राइट को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएनएचआरसी है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, जो यूएन की सब्सिडियरी बॉडीज़ में आ जाएगी। तो वो यूएन की जो बॉडी है ह्यूमन राइट काउंसिल, उसमें 47 मेंबर्स होते हैं, जो कि 3 साल के लिए रोटेशन बेसिस पे रीजनल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए जाते हैं। तो 47 मेंबर्स हैं इसमें, 47 मेंबर्स हैं, जिसमें कि अफ्रीकन स्टेट से 13 मेंबर आते हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट से भी 13 मेंबर आते हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट से 8 मेंबर्स आते हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 7 लोग आते हैं, ईस्टर्न यूरोप जो है और ईस्टर्न यूरोप वाले जो स्टेट्स हैं, वहाँ से 6 लोग आते हैं। तो इस तरीके से 47 मेंबर्स टोटल हो जाते हैं। इंडिया जो है इस टाइम पे 2022 से लेके 2024 तक का यूएनएचआरसी का भी मेंबर है, जो कि एशिया पैसिफिक स्टेट से बिलॉन्ग करता है। तो हम इंडिया जो है एशिया पैसिफिक जो है कंट्रीज़ हैं उसमें आएगा। इस टाइम पे वो 2022 से 24 तक का मेंबर है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 2006 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट अभी हैं वो फेडरिको वेलेगास हैं और जो कि अर्जेंटीना के डिप्लोमेट हैं। इस टाइम पे जो है अभी जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है 51st जो है रेगुलर सेशन जो है वो चल रहा है 12 सितंबर से लगा के 7 अक्टूबर तक। तो इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है करंट इश्यूज़ में इसको कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। तो फिर से एक बार
जो है इंटरनेशनल लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो यूडीएचआर की बात होती है, नेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट्स की बात होती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, जिसको हम यूएनएचआरसी कहते हैं, जिसमें 47 मेंबर होंगे। इंडिया इस टाइम पे करंटली इसका 2022 से 24 तक मेंबर है। इन और बाकी सारी डिटेल जो मैंने बताई इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेशन 15 मार्च 2006 को हुआ। हेडक्वार्टर जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो फेडरिको वेलेगास हैं, जो कि अर्जेंटीना के डिप्लोमेट हैं। और इसका 51वां जो है रेगुलर सेशन जो है इस टाइम पे चल रहा है, जो कि 12 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 तक है। अ, अंत में सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम स्टेटमेंट देखेंगे। हमारे जो है सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, पान की मून साहब, उनकी स्टेटमेंट थी, ऑल विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस शुड बी एबल टू लुक टू ह्यूमन राइट काउंसिल एज ए फोरम एंड ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर एक्शन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, अगर किसी का यूनाइटेड ह्यूमन राइट का हनन होता है, कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ देखता है। तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को एक पावरफुल बनाने तथा उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि चाहे वो डेवलपिंग स्टेट्स हों या डेवलप्ड स्टेट हों, अगर ह्यूमन राइट का हनन कहीं पर भी होता है तो उसको सेम तरीके से डील किया जा सके। ये नहीं होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए या यूरोपियन कंट्री हैं तो ह्यूमन राइट का मुद्दा वहाँ पे आ रहा है तो वो नहीं उठाओ, और जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया, चाइना है और अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे ह्यूमन राइट का इश्यूज होता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है लाइटली लिया जाता है, तो उसको उतना सीरियसली लोग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है वीडियो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे ख़त्म होता है। और हमने इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो।